तो हेलो गाइस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू इजीफाई। तो सब बढ़िया है ना भाई। एंड देखो आपके लिए आज कुछ कलाकारी कर रखी है मैंने। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। और ये वाली फ़ोटो को यार गौर से देखना। तुम में से अगर किसी का भी ऐसा चेहरा हो ना तो प्लीज़ यार कमेंट डाउन कर देना। मैं उनको प्राइवेटली मिलना चाहूँगा, उनका चेहरा देखना चाहूँगा। ओके। एंड नहीं है फिर भी कमेंट कर देना। तो आज हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है केमिस्ट्री ऑन इजी फाई इज़ वेरी इजी। लेकिन आज हम करने वाले हैं क्या करने वाला था मैं भी यार नहीं, मुझे याद है आज हम करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एंड एंड हेनरीज लॉ। हाँ, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ के लिए आप अगर तैयार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़िए भाई, साथ में मिलके फोड़ते हैं। क्या क्या बोलते हैं लोग? मेरे को ये टपोरी भाषा नहीं आती यार, लेकिन थोड़ा टीवी भी देख लेता हूँ तो कुछ इफेक्ट तो आएगा ना। तो चलो यार, अपने भाषा में यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ जाओ। तो जैसा देख रहे हो दोस्तों, हमारा पेज आ गया है। ये ब्लॉगर से ऐसा बोलते हैं ना कि जैसा देख रहे हो दोस्तों, ये ब्रिज आ गया, ये टाउन आ गया। यार आज मैं मिक्स कर दे रहा हूँ सबका। चलो कोई नहीं यार, थोड़ा सा जोक बनता भी था टॉपिक शुरू करने से पहले। तो आज आ जाओ यार, आज सीरियसली करते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई सिर्फ मजाक ही करते रहता है। नहीं यार, पढ़ाना भी है और पढ़ाऊँगा भी। ओके। तो आ जाओ देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी बहुत बच्चों को पता होगी क्या होता है और बहुतों को पता नहीं होगी। तो पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या, एक वर्ड है सॉल्यूबल, उसका मीनिंग क्या होता है? मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है। मैं बोल दूँ कि ए सब्सटेंस है वो बी में सॉल्यूबल है। अपना जो ए सब्सटेंस है वो बी में सॉल्यूबल है, यानी ए जो है अपना बी में घुल सकता है। तो सॉल्यूबल का एक रफली मीनिंग आप निकाल सकते हो कि सॉल्यूबल का मतलब होता है घुलना। तो आपने रफ मीनिंग रफली अपना आइडिया लगा लिया कि क्या हो सकता है इसका मीनिंग। ओके। अब रफली आपने सॉल्यूबल का आइडिया लगा लिया, तो आप सॉल्युबिलिटी देखो ना। सॉल्युबिलिटी का भी आइडिया लगा के देखो। जब सॉल्यूबल का मतलब घुलना हो सकता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी मतलब एक मेजर होगा जो दिखाता होगा कि एक सब्सटेंस कितना घुला है। मुझे तो कुछ ऐसा ही रफ आइडिया लगता है और मैं लगा लेता हूँ। ऐसा ऐसा कुछ रफ आइडिया लगाना चाहिए भाई, क्योंकि देखो अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं याद रहता तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे ना। तो रफली आइडिया लगा के देखो कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। वैसे तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है वो एकदम प्रॉपर है और आपको वही लिख के आना है, और उससे नंबर्स भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके। तो आज अब तो आज यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि एट स्पेसिफिक टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of solvent so that the solution becomes saturated is known as solubility। अब आप बोलोगे कि तू भाई कहना क्या चाहता है? तो भाई मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड हम ऐड कर दे 100 ग्राम सॉल्वेंट में, और वो सॉल्यूशन हमारा बन जाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आई नो डिफिनेशन थोड़ा सा आप लोग को समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा। क्योंकि देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसे मैं हिंदी में आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन यार कुछ चीज़ आपको खुद से कैच करनी पड़ती है। मैं आपको उसको एकदम डिकोड करके नहीं दे सकता। तो ये वाले डेफिनेशन ऐसा है जो आपको खुद से मतलब एक बार दिमाग में पढ़ना होगा कि क्या कह रहा है। तो यार सिंपल तो ये बहुत ज़्यादा है कि कह, और एक बार और पढ़ देता हूँ आपके लिए कि कह रहा है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व हो जाए, किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, और वो सॉल्यूशन क्या बन जाए? सैचुरेटेड बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बोलोगे यार? ये सैचुरेटेड क्या है? कि भाई क्या बोल रहा है? तो भाई एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप मान लो 2 आवर्स डेली पढ़ते हो, बट आज आपने 3 घंटा पढ़ लिया। तो आप मम्मी को जाके बोलोगे मम्मी मेरा दिमाग पूरा सैचुरेट हो गया। अब मम्मी सोचेंगी कि सैचुरेट, मम्मी आपकी पढ़ी लिखी है भाई, मम्मी समझ गई सैचुरेट मतलब क्या होता है। तो मम्मी समझ गई कि इसका जो लिमिट है उसने क्रॉस कर लिया, यानी इस लिमिट से ज़्यादा इसकी औकात नहीं है पढ़ने की। तो मम्मी बोलेगी बेटा जा कुछ खेल ले या सो जा या कुछ खा ले, ऐसा बोलेंगी ना। तो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कुछ वैसा ही है कि मतलब एक लिमिट होती है कि एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें सॉल्यूट ऐड ही नहीं कर सकते, उसकी लिमिट पार हो गई। अब वो सॉलिड पार्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने नीचे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का डेफिनेशन लिखा है, और डेफिनेशन सेम ही है यार। कि देख लो अनसैचुरेटेड क्या है, कि दो सॉल्यूशन इन विच मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी डिजॉल्व,
यानी भाई इसकी लिमिट ख़त्म ही नहीं होती यार। ये अपना जियो है। जियो कैसे पहले आया था, वो फ्री में डाटा दे रहा था यार, जितना यूज करो। अभी 5G का देखो, 5G में कितना आपको फ्री डाटा मिलता है, एकदम लिमिट, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मन करे उतना यूज कर लो। लेकिन वही अगर आपके पास 4G फ़ोन है तो भाई 1.5 GB लिमिट है। तो वो एक सैचुरेटिंग लिमिट है आपकी डाटा की, उसके आगे आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे। तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा आप सॉलिड ऐड ही नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। और कुछ नीचे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला अपना है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन है क्या? देखो इसमें ये क्या कहता है कि कोई सॉलिड सॉलिड पार्टिकल होता है, वो एक सॉल्यूशन में जब जाता है तो उसका मतलब देख लो, जब कोई आप सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स को आप सॉल्यूशन में डालोगे तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना। और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी वही पॉलिश करके लिखा है कि व्हेन सॉलिड सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज एंड दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसका एक यार सबसे अच्छा एग्जांपल है मीठा पानी। मीठा पानी कैसे? भाई आप पानी ले रहे हो, उसमें मान लो आपने बीकर में पानी ले लिया, उसमें चीनी डालते जाओ, चीनी डालते जाओ। आप जितना ज़्यादा चीनी डालोगे ना, जितना ज़्यादा आपका अमाउंट भरेगा उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ही भरेगा ना। और इसी प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। बात सिंपल है यार, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना ही नहीं, बात बहुत ज़्यादा सिंपल है ये डिसोल्यूशन की। ओके, तो आज आप क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन है क्या? कि देखो आप जब सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स आप ऐड करते हो, वो एक समय बाद जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होता है, कंबाइन कर जाते हैं। वो एक तरह से कंबाइन करके सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं। और ये जब पार्टिकल सेपरेट आउट होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इंग्लिश में भी मैंने वही मतलब थोड़ा चमका दिया है कि देखो मैंने इंग्लिश में यही लिखा है कि व्हेन सम सॉलिड पार्टिकल्स combines with each other and then get separated out of solution, this is known as crystallization। बात बहुत साफ है यार। देखो आपने किसी सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड किया, जैसे ये सॉलिड पार्टिकल्स है, वो सब क्या हुए, एक साथ कंबाइन हो गए और सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो गए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया हो। और चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके यार, ये पेज को स्लाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है गाइस, वेट अ मिनट। ओके ओके, हो गई। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कैसे है, क्यों है, और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यार फर्स्ट पॉइंट अपना है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा पोलर सब्सटेंसेस एंड नन पोलर सब्सटेंसेस के बारे में। और आपको ये भी पता होगा कि पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पोलर सब्सटेंसेस में ही सॉल्युबल होते हैं, और वो इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, नन पोलर में। और जो अपना नन पोलर भाई है वो पोलर में सॉल्युबल नहीं होता है, बल्कि नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होता है। तो जैसे देख लो, आपका वाटर जो है, आपका जो H2O है, वो क्या है, वो पोलर है, वो है एक पोलर सब्सटेंस। और आपका जो बेंजीन है, आपका जो बेंजीन होता है वो है नन पोलर। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसको भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई को फॉर्मूला भी नहीं याद है। नहीं यार, याद है, बिल्कुल याद है, लिखना मतलब भूल गया था मैं। तो देखो, तो आप अगर चाहोगे ना कि वाटर और बेंजीन को मिला दे तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस एंड बेंजीन इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस। बट क्या हो अगर आप वाटर में ग्लूकोज को मिला दो, ग्लूकोज C6H12O6, क्या हो, तो वाटर में अगर आप ग्लूकोज को मिलाओगे तो वो दोनों मिल जाएंगे और आपका सॉल्यूशन जो होगा वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन बन जाएगा। और क्योंकि ग्लूकोज आपका पोलर सब्सटेंस है तो ये दोनों घुल जाएंगे। लेकिन आप अगर चाहो बेंजीन को ग्लूकोज में मिलाओ तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लूकोज पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है, तो ये दोनों नहीं मिलेंगे एक साथ। लेकिन अगर आप क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म, और उसको आप मिला दो बेंजीन में, तो वो मिल जाएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है आपका वो है नन पोलर। ओके गाइस, तो क्लोरोफॉर्म आपका नन पोलर है और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो आई होप कि गाइज आपको ये समझ आ गया होगा। और अब आ जाओ देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का।
तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, यानी एक्सोथर्मिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। अब मान लो किसी चीज़ में, किसी कंटेनर में आपने किसी सॉल्यूशन, मान लो यहाँ पे एक कोई लिक्विड ले लिया और यहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल्स है जो सॉलिड है। अब वो यार मतलब समझ लो वो हीट रिलीज कर रहे हैं, वो हीट रिलीज कर रहे हैं बाहर, बट हम उसे हीट प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, देखो देखो ये आपकी आपकी फ़ोटो में बना रहा हूँ, आप ये मेरे चुन्नू मुन्नू से हो, देखो यहाँ पे। तो आपको पहले से ही गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो आपका बॉडी हीट रिलीज कर रहा है, बट मैं आपको और मतलब गर्मी दिए जा रहा हूँ, आपको आग के सामने खड़े कर दिया, तो आप उसे लाइक करोगे ना? आप उसे लाइक नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तो वैसे ही यार है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कि जो अपना सॉलिड सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड है वो लाइक नहीं करता। तो जब हम टेम्परेचर मतलब उसे देंगे तो उसका सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि भाई वो पहले से ही मतलब रिलीज कर रहा है हीट, और आप उसे हीट दिए जा रहे हो तो वो लाइक नहीं करेगा भाई। इसलिए आप जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी इसमें डिक्रीज करेगा। और वहीं आप एंडोथर्मिक प्रोसेस में देख लो, एंडोथर्मिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट हम लोग को देना पड़ता है, उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें हीट बाहर से देना पड़ता है। ओके, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। अब आपको समझो, आपको हीट की ज़रूरत है और मैं हीट दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हीट, तो आपको क्या लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या होता है एंडोथर्मिक में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ता है, और अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉलिबिलिटी घटेगा। लेकिन एक्सोथर्मिक में उल्टा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, तो अगर हीट रिलीज हो रही है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा ही करेगा, और अगर टेम्परेचर इसमें घटाओगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा। ओके गाइस, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। और आ जाओ यार अपना थर्ड टर्म पे क्या कहता है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे? तो देखो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है, आप बोलोगे क्यों नहीं है भाई प्रेशर का इफेक्ट? तो मैं बताता हूँ। देखो सॉलिड और लिक्विड है ना, वो दोनों इनकम्प्रेसिबल है, यानी उसे आप कंप्रेस कर ही नहीं सकते। भाई जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं हो सकते, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट तो उन पर पड़ेगा ही नहीं कुछ। तो ये देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आ जाओ, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। पहले हमने किया था सॉलिड इन लिक्विड्स, अब गैसेज इन लिक्विड्स कर लेते हैं। ओके, तो देखो अपना यहाँ पे फर्स्ट ही आ गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हमने जैसे देखा जो अपना सॉलिड है वो कंप्रेसिबल है, अपना जो लिक्विड है वो भी इनकम्प्रेसिबल, लेकिन अपना जो गैस है ना वो इनकम्प्रेसिबल नहीं है, वो कंप्रेस हो जाता है। तो इस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, यानी आप जितना प्रेशर को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर को आप घटाओगे तो सॉलिबिलिटी भी आपका घट जाएगा। इसको यार अच्छे से समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज में, जिसे मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है जिससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो इसमें बात क्या है, मान लो ये आपका जो है ये प्रेशर P1 है, ये आपका प्रेशर P2 है, और P2 जो है वो ग्रेटर देन P1 है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ तक ही प्रेशर लगाया है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ ये कलर अच्छा है, एक मिनट। हाँ तो देखो मैंने एक बीकर में यहीं तक प्रेशर लगा है, लेकिन दूसरे बीकर में कुछ ज़्यादा प्रेशर लगा दिया मैंने। ओके, तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस, इस बीकर से कम है इसमें। यानी पार्टिकल्स उतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं है, घुले नहीं है उतने अच्छे से, लेकिन इसमें प्रेशर भी तो कम है ना, और इसमें प्रेशर ज़्यादा है। तो जिसमें प्रेशर ज़्यादा है उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा घुले हैं, और जिसमें प्रेशर कम है उसमें पार्टिकल्स कम है। तो प्रेशर पे टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो कितना सॉल्युबल है उसमें। तो प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर कम रहेगा तो सॉलिबिलिटी आपका कम रहेगा। ओके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉलिबिलिटी के। तो ये हमने कर लिया गाइस। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे अपना जो थर्ड वाला पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने पहले में सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ा था, तो उसमें था कि एक्सोथर्मिक होगा तो अलग होगा और एंडोथर्मिक होगा तो अलग होगा।
लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड में आप देख लो कि जो पूरा प्रोसेस होता है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अपना जो प्रोसेस है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो सॉल्युबिलिटी अपना इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि आप ये चुन्नू मुन्नू हो मेरे से, मेरे प्यारे से भाई हो छोटे से, आपको गर्मी आपने मतलब आपको गर्मी लग रही है तो आपका बॉडी पहले से ही हीट रिलीज कर रहा है। अब मैंने क्या किया कि मैंने आपको आग के सामने बिठा दिया तो आपके बॉडी को और हीट मिल रही है, तो आप इसे लाइक करोगे कि आपको यार पहले से गर्मी लग रही है और मैं आपको उठा के ले जाऊँ और आग के सामने बैठा दूँ, तो आप लाइक करोगे क्या? नहीं करोगे ना, तो आप अनलाइक करोगे इसे। तो वैसे ही कि अगर कोई मतलब आपने सब्सटेंस बीकर रख दिया, वो पहले से ही भाई हीट रिलीज कर रहा है और तुमने उसको आग पे रख दिया तो वो लाइक नहीं करेगा ना। तो उसमें उस केस में क्या होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि देयर फोर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बस भाई बात यही है। ओके, तो ये इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आगे का मुझे दिख नहीं रहा है कुछ यहाँ पे, इसलिए इरेज कर दिया था मैंने। तो यार यहाँ पे देख लो, नेचर ऑफ गैस ये अपना चौथा पॉइंट है, एंड लिक्विड सॉल्वेंट। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे प्योर गैसेस रहते हैं अगर, लाइक हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ईटीसी, तो वो काफ़ी कम सॉल्युबल होते हैं। मतलब सॉल्युबल होते हैं लेकिन बहुत बहुत कम एट स्मॉल एक्सटेंट। बट गैसेज लाइक CH4, मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे गैसेज जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, मतलब अच्छे से घुल जाते हैं। तो यार हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन अब जो अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है हेनरीज लॉ। तो यार इसे अच्छे से करते हैं, आ जाओ। तो हेनरी लॉ कहता क्या है? तो हेनरी लॉ यार सिंपल से अगर बात करें तो कहता है कि जो मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। ने जितना गैस आपने एक लिक्विड में मिलाया है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे। आप अगर प्रेशर को बढ़ाते हो तो आपका जो लिक्विड, जो मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड है वो ज़्यादा होता है। अगर आप प्रेशर कम करोगे तो वो भी कम होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। यार ये मतलब आपके डेफिनेशन से हमने लिख दिया है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जो कि आपका ये केएच के रूप में हेनरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देख लो, एम है आपका मास ऑफ गैस डिजॉल्व, केएच है हेनरी कांस्टेंट, और पी है प्रेशर अप्लाइड। ओके गाइस, लेकिन एक और बात आ जाती है कि भाई हेनरी दादा का जो लॉ था ना उसमें डाल्टन भैया ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए। देखो, हेनरी दादा ने जो लॉ दिया था, अपने हेनरी दादा ने, वो थोड़ा ओल्ड एज, मतलब थोड़ा पुराना हो गया था, थोड़ा वो चल नहीं रहा था अच्छे से। तो अपने डाल्टन भैया है, और अपने डाल्टन भैया ने क्या किया कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके चमक धमक वाला बना दिया। तो 12th क्लास में ये दोनों लॉ सही है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है इस लॉ को मिलता है। तो आप यही याद करना, और ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि आपको लिखना क्या है, तो आप डाल्टन मॉडिफिकेशन वाला लॉ लिख के आओगे। ओके, तो भैया डाल्टन ने क्या मॉडिफाई किया? तो देखो क्या मॉडिफाई किया कि उन्होंने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब बोलोगे कि भाई ये पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर क्या है भाई? तू इतना समझ कि पार्शियल प्रेशर प्रेशर ही है और कुछ नहीं है। ओके, तो पार्शियल प्रेशर ये क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो मैंने पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी रख दिया। अब ये काई, ये जो अपना फैंसी सा एक्स है ना, इसको हम लोग काई ही बोलते हैं। ओके, याद रखना। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगाना होगा, तो ये कि एच हो गया अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम हेनरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि देखो, जैसे अपना पार्शियल प्रेशर है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? काई बी के। तो ये जो प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट को लाना पड़ता है। ओके गाइस, तो वो कांस्टेंट होता है, जैसे हेनरी कांस्टेंट हो गया, तो ये अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। तो कभी भी आपको प्रोपोर्शनल को हटाना है तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट लाना ही पड़ेगा। ओके गाइस, तो देख लो यहाँ पे जो अपना काई बी है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और पी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। ओके,
अब यहाँ पे देख लो, जो अपना हेनरी कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है अपना, उसके कुछ मतलब क्या बताऊँ, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछ दिए जाते हैं। तो देख लो यहाँ पे 1 नंबर पे मैंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ जो के एच है वो डिफरेंट है डिफरेंट गैसेस के लिए, यानी ऑक्सीजन के लिए कुछ और है, नाइट्रोजन के लिए वो कुछ और होगा, वो हीलियम के लिए कुछ और होगा, यानी सबके लिए यार अलग अलग है। ओके गाइस, ये सब के लिए डिफरेंट है, किसी के लिए सेम नहीं है। ओके, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 नंबर है कि इफ़ वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज देन सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज। अगर आपका के एच का वैल्यू इंक्रीज करता है भाइयों, तो सॉलिबिलिटी आपका डिक्रीज करता है, और अगर के एच डिक्रीज करेगा तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो जो के एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अब बोलोगे कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि जो के एच है ना अपना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर, एंड के एच जो है अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है सॉलिबिलिटी। और अगर आपको याद हो, आप आप बस ये याद रखोगे ना कि के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो आप निकाल लोगे कि सॉलिबिलिटी के कैसे है प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है या डायरेक्टली, आप निकाल सकते हो इससे कैसे। तो के एच किसके लिए निकलता है भाई, हेनरी कांस्टेंट, गैस डिजॉल्व इन गैस इन लिक्विड के लिए निकलता है ना। और आपको पता है कि ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिबिलिटी क्या होता है, सॉलिबिलिटी आपका डिक्रीज करता है। और डिक्रीज क्यों करता है, मैंने वहाँ पे ऊपर भी समझाया था कि आपको ये आपका फेस है, आपको पहले से ही गर्मी लग रही है, आपका बॉडी हीट रिलीज कर रहा है, लेकिन मैं आपको यार आग के सामने, तवे के सामने ले जाके बैठा दूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो वही आप उसे डिसलाइक करते हो, तो ये इस चेंज को डिसलाइक करता है। और अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर दोगे तो इसे अच्छा लगेगा, तो ये सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो आई होप आपने इसे समझ लिया होगा। तो आ जाओ यार, अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ करते हैं, जो कि यार काफ़ी अच्छा है और मुझे मज़ा आता है इसमें। इसे तो मज़े से करना है यार, क्योंकि कहानी की तरह है ये। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ करते हैं, आ जाओ। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक वाला देखो एक बार। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखो गाइज, यहाँ पे लिखा है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज लाइक CO2। तो आपको पता होगा कि अगर गैसेज इन लिक्विड का केस है, तो आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे ना, उतना ही आपका सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। तो जो आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स आता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आता है, जैसे आपका कोका कोला हो गया, आपका कोक हो गया, तो उन उस जैसे आपका कोक हो गया ना, तो उन सब की बॉटल में जो प्रेशर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि जो गैस CO2 है ना भाई, उसको सॉल्यूबल, मतलब और ज़्यादा उसको सॉल्यूबल बनाने के लिए वो लोग ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। तो प्रेशर उसमें ज़्यादा होता है, तो CO2 ज़्यादातर सॉल्यूबल रहता है। लेकिन जैसे ही आप अगर बोतल को खोलोगे, तो आपको एक वो फिश करके आवाज़ सुनाई देगी। तो वो फिश आवाज़ जो होती है, वो CO2 गैस की जो रिलीज होता है ना, उसकी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप देखते होगे, कभी आपने साइकिल का टायर खोला है, जब आप उसको ओपन करते हो, साइकिल के टायर को ऐसे ऐसे ओपन करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर के कारण जो हवा होता है ना, वो फिश करके उड़ जाता है ऊपर से। तो प्रेशर का खेल है ये सब। तो इसीलिए उसको टेस्टी बनाने के लिए कोल्ड ड्रिंक को हम लोग गैस CO2 मिलाते हैं। और मिलाते कैसे हैं, तो प्रेशर को, मतलब उसमें बोतल में प्रेशर को कंप्रेस करके मिलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो ये। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस। तो द सिलेंडर्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ लेस सॉल्युबल हीलियम गैस टू डिक्रीज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ बेंड्स। तो ये तो यार बहुत छोटा है, इसमें आपको एक कहानी सुनानी होगी मुझे, तो जल्दी से वो कहानी सुना देता हूँ। तो यार स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं अपने, जो समंदर के नीचे जाते हैं, बहुत नीचे जाते हैं, तो आपको पता है कि आप जितने पानी के नीचे जाओगे ना, उतना प्रेशर इंक्रीज होता है। और पानी के नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। जो आपने देखा होगा, वो ओशन गेट का सबमरीन था, वो पानी टाइटैनिक के मलबे को देखने गया था, बट क्या हुआ उसके साथ, प्रेशर बहुत ज़्यादा था नीचे। तो क्या हुआ, वहाँ पे इम्प्लोजन हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो ओशन गेट का सबमरीन नीचे गया था समंदर के नीचे टाइटैनिक के मलबे को देखने, तो इतना ज़्यादा प्रेशर जो है ना, वो झेल नहीं पाया, और झेल नहीं पाया तो वो इम्प्लोड कर गया, यानी मतलब समझो ना, मतलब एकदम से इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ ना कि इसको पच से, मतलब मान लो ये सबमरीन है, मैं आपको एकदम बना के दिखाता हूँ, ये आपका ओशन गेट का सबमरीन है, OG लिख देता हूँ, ये पानी के अंदर है। अब देखो ये इतना नीचे है ना कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
तो ये एकदम से इम्प्लोड करेगा। इम्प्लोड मतलब क्या होता है, जब एक्सप्लोड होता है ना तो पार्टिकल्स फट जाते हैं। मान लो एक्सप्लोड होता है तो ये इसके चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन कैसे उड़ेंगे, तो ये बिखर जाएगा। लेकिन इम्प्लोजन इसका एकदम उल्टा है। इम्प्लोजन में क्या होता है ना कि इधर से प्रेशर आ रहा है, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर आ रहा है, तो ये एकदम सिकुड़ गया होगा, ऐसे बन गया होगा भाई। इम्प्लोड इसको कहते हैं। सोचो कितना दर्दनाक रहा होगा। तो जो आप पानी के जितना नीचे जाओगे ना तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो सॉलिबिलिटी है वो भी बढ़ेगा। तो अगर आप प्योर ऑक्सीजन को सिलेंडर में कैरी करते हो, ये जो आपका सिलेंडर है ऑक्सीजन सिलेंडर, इसमें प्योर अगर O2 आप कैरी करते हो ना, तो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एक साथ चला जाएगा, क्योंकि पानी के नीचे प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का जो सॉलिबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगा। और आपको मान लो आपका ऑक्सीजन है 30 मिनट के लिए है, तो आप पानी के अंदर 30 मिनट के लिए रह सकते हो ना। आप कभी ना कभी तो बाहर आओगे ना यहाँ पे। तो जब आप ऊपर आओगे तो ऊपर आपका प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगा ऑक्सीजन का, और जो आपका ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे ब्लड से बाहर आना शुरू करेगा। और जब ब्लड से बाहर आएगा ना तो नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बेंड्स। और इस इफेक्ट के कारण आपकी कभी कभी डेथ भी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है गाइस, मतलब बहुत दर्दनाक होता है। तो इसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए हीलियम गैस डाल लेते हैं, जो कि काफ़ी मतलब ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। तो आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना वो प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते, उसमें क्या होता है हीलियम गैस भी होता है। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर मैं स्कूबा डाइवर्स वाले बात कर रहा हूँ, और बाकी तो मुझे नहीं पता कैसे होते हैं, लेकिन स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर्स में हीलियम गैस भी होता है, ताकि जो बेंड्स है उसके इफेक्ट को कम किया जा सके। और ये यार बहुत दर्दनाक होता है। तो अब क्या बताऊँ मैं, चलो इतना ही जान लिया आपने, काफ़ी है आपके लिए। तो आ जाओ थर्ड पॉइंट को देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट यार कह क्या रहा है कि एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द प्रेशर इज लो, ड्यू टू विच सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन आवर बॉडी डिक्रीजेज, बिकॉज ऑफ दिस वी आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। अब आप बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स पे जा रहे हो, ये आपका पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन यार O2 जो है बहुत कम होता होगा ना, बहुत पतली सी लेयर होती है ऑक्सीजन की ऊंचाइयों पे। प्लेन जब उड़ते हैं ना भाई तो प्रेशराइज चैम्बर क्यों होता है, क्योंकि भाई उतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर ऑक्सीजन है। जो प्लेन कंबशन होता है, जो इंजन का कंबशन, वो मतलब उतना ऑक्सीजन है कि कंबशन हो जाता है, वो भी जेट फ्यूल यार बहुत ताकतवर होता है तब होता है। नॉर्मल फ्यूल्स उतना मतलब एल्टीट्यूड पे वो कंबशन होगा ही नहीं। तो देखो, तो ऑक्सीजन जब कम होगा ना तो मतलब बॉडी में ऑक्सीजन जब ऊपर कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी से जाएगा नहीं, सॉलिबिलिटी भी कम होगा, प्रेशर क्योंकि कम है। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा नहीं बॉडी में तो हम लोग अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, एंड इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, माउंटेन क्लाइंबर्स, उनको ये ज़्यादातर होता है। अगर आप पहाड़ पे चले जाओगे तो आपको भी एनॉक्सिया होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए क्लाइंबर्स को कहा जाता है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाओ। कोई भी माउंट एवरेस्ट पे अगर कोई चढ़ाई करता है माउंट एवरेस्ट पे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर इसीलिए लेके जाता है क्योंकि भाई उतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम। तो ऑक्सीजन अगर कम होगी और प्रेशर भी कम होता है तो ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होगा, और जब सॉल्युबल नहीं होगा तो आपका बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, आपको एनेक्सिया होगा, एंड देन धीरे धीरे आप भगवान को प्यारे भी हो सकते हैं, लेकिन जल्दी नहीं होंगे। ओके। तो यार देखो एक क्वेश्चन है कि वाई एक्वेटिक एनिमल फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। अब यार दिमाग लगाओ यार, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, और ये हाँ ये बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन। यार यहाँ पे जो बोर्ड्स मतलब इस यहाँ पे जो स्लाइड्स में मैं क्वेश्चन लाता हूँ ना, उसे तुम हल्के में मत लिया करो यार, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं और बोर्ड्स में आए हुए होते हैं। तो आंसर देख लो, एक्वेटिक एनिमल जो है वो ज़्यादातर कंफर्टेबल फील करते हैं कोल्ड वाटर में देन वार्म वाटर, बिकॉज वी नो दैट द इन। देखो यार ये आप पढ़ लेना, मुझे पढ़ने में मज़ा भी नहीं आ रहा है, मैं आपको डायरेक्ट रीजन बता देता हूँ। ओके। तो एक तरफ है आपका कोल्ड वाटर, एक तरफ है वार्म वाटर, और दोनों में आपको ऑक्सीजन तो होगा, ऑक्सीजन तो होगा, मुझे पता है। लेकिन जैसा आपने पढ़ा है कि गैस इन लिक्विड अगर केस बनता है सॉलिबिलिटी का, गैस इन लिक्विड अगर केस बनता है सॉलिबिलिटी का, तो उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में हमें पता है टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतना कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ इसमें भी ये चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा तो सॉलिबिलिटी कम, टेम्परेचर अगर कम
सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो वार्म वाटर में जो ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है, और जो कोल्ड वाटर में है वो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। इसलिए जो अपने एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर कोल्ड वाटर में रहना पसंद करेंगे रेदर देन वार्म वाटर, क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होती है। वार्म वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो एक्वेटिक एनिमल्स इसे प्रेफर नहीं करेंगे। ओके, और कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इसलिए वो प्रेफर करेंगे। तो ऊपर मैंने वही लिखा है, थोड़ा अच्छे से लिखा है, तो इसे देख लेना, इग्नोर मत करना, एक बार पढ़ लेना। मैं ही पढ़ देता हूँ, नहीं तो आप इग्नोर करने लगोगे। मुझे पता है मैं आपको आपके मतलब पूरे नस नस से वाकिफ़ हूँ यार। देखो मैंने क्या लिखा है कि एक्वेटिक एनिमल फील more comfortable in cold water than warm water because we know that with increase in temperature the solubility of gases in liquid decreases. Therefore the solubility of oxygen is more in cold water than hot water, and hence aquatic animals feel more comfortable in cold water than warm water. बात वही लिखी है कि solubility of gases in liquid decreases as with increase in temperature, इसलिए वो लोग कोल्ड वाटर में ज़्यादा प्रेफर करते रहना रेदर देन हॉट वाटर। ओके, वार्म वाटर बोल लेना, हॉट वाटर बात तो एक ही है ना यार। तो चलो यार, आज की वीडियो में इतना ही। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।